Hello, my dear students. Today we are going to start with a new chapter that is called Aggregate Demand and Aggregate Supply with related concepts. So, here, my dear students, this is chapter number 7 from Macroeconomics class 12th. Here we are going to start aggregate demand, right? So, सबसे पहले हम जानते हैं कि aggregate demand क्या होता है, right? So, what is the definition of aggregate demand? What you are going to write in your exam? Aggregate demand or aggregate expenditure refers to the total value of final goods and services which all three sectors of an economy are planning to buy at given level of income during a period of one accounting year, and it is called the flow concept. एक साल के अंदर अंदर एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर्स हैं या हमारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो कितनी डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड. इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इट इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज फॉर ऑल, राइट? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर. ये बेटा एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये हम सोच रहे हैं, है ना, ऐसा होगा. हो सकता है एक्चुअल प्लान से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है एक्चुअल प्लान से कम हो जाए, राइट? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट मीन्स समेशन, मीन्स डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, राइट? सो लेट स्टार्ट द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. I repeat once again, AD equals to C plus I plus G plus X minus M. C means consumption, means private final consumption expenditure. I means investment or autonomous investment. G means government expenditure. And X minus M means net exports. So my dear students, this is very important topic and just keep it in your mind कि एग्जाम में ज़रूर आने वाला है. और अगर मैं बोल दूँ कि बस पेपर आउट ही हो गया है तो फिर इसको बहुत अच्छे से कर लो, राइट, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए. लेकिन अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो बहुत बड़ा बता दिया, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, हमारे से इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना. कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर देता हूँ. हमारे बोर्ड के हिसाब से, हमारे CBSE बोर्ड के हिसाब से हम इनसे दो ही कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. मीन्स AD इक्वल्स टू C प्लस I. मीन्स हमारा जो फाइनल फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ? AD इक्वल्स टू C प्लस I. C क्या है? C इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या होता है ये? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the household on purchase of goods and services during an accounting year. Like for example, expenditure on purchase of sugar, oil, tea, right? These are called your expenditures, private final consumption expenditure called C. Now I stands for investment expenditure. ये क्या होता है? It refers to the total expenditure incurred by private firm. कुल मिलाकर जितना भी एक्सपेंडिचर एक प्राइवेट फर्म कर रही है, किस पर? अपने कैपिटल गुड्स को एक्वायर करने पर एक साल के अंदर अंदर, उसे बोलते हैं I. इन्वेस्टमेंट, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ कार और कोई दूसरी एसेट्स, ये सब क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, राइट? आइए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम हमारे एग्रीगेट डिमांड को स्केड्यूल और ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल आ गई. इस टेबल में सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट है इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट एंड देन एग्रीगेट डिमांड.
एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड? दीज टू, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। चलो आओ देखते हैं कि हमको टेबल कैसे रिप्रेजेंट करनी है। एक सिद्ध मंत्र दे देता हूँ, एक मंत्र जिसको याद कर कर आप अपनी टेबल इन तीनों चैप्टर्स में मीन्स पूरी यूनिट में आप बहुत अच्छे से टेबल बना पाओगे। वो सिद्ध मंत्र क्या है? पहले 100-100 फिर 80-80। ठीक है, क्या है इसका मतलब? आइए पढ़ते हैं एक स्केड्यूल के थ्रू। देखिए इनकम है हमारा, इनकम में लिखो 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, राइट। ये मेरी इनकम कैसे बढ़ रही है? पहले 0 थी, फिर 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400, है ना। मतलब 100 गैप हुआ, लेकिन ये इनकम मेरी नहीं, ये इनकम हमारी पूरी इकोनॉमी की है, मीन्स नेशनल इनकम है, हाँ, क्योंकि हम लोग तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कंजम्पशन की। ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर इनकम लेवल 0 है तो क्या हम कुछ कंज्यूम करेंगे? बहुत सारे बच्चों का सोचो अपने मन में कि मेरी इनकम कुछ है ही नहीं, तो क्या मैं कुछ कंज्यूम कर पाऊंगा? आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। मतलब मीन्स कि देखो आपने बोला कि नहीं सर कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं बेटा करेंगे। हमारी इनकम 0 होने के बाद भी हम कंज्यूम करेंगे। अगर हमारी इनकम 0 होती है और हम फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। और ये कंपलसरी है बेटा, कंजम्पशन कभी 0 या नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे हमने क्या किया? हमारी इनकम 0 हो गई थी, लेकिन क्या हमने खाना छोड़ दिया था? नहीं, हम अपनी सेविंग में से पैसा निकाल कर कंजम्पशन कर रहे थे, है ना। सो ये क्या है? बल्कि हम तो और अच्छे डिशेस खा रहे थे, है ना, रोज नई डिश बन रही थी। तो ये सब क्या चीज़ देख रहे हो आप? यही सब जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इनकम अगर 0 है तो हमने कितना कंजम्पशन किया? 40 का। फिर मेरी इनकम बढ़ गई, 100 हो गई, तो हमने कितना कंजम्पशन किया? 120 का। ये सब करोड़ में है, ठीक है। फिर मेरी इनकम है 200, तो मैंने कितना कंजम्पशन किया? 200 का। फिर मेरी इनकम 300 हो गई, मैंने 280 कंजम्पशन करा। 400 पर 360 कंजम्पशन करा। तो यहाँ दिस इज कॉल्ड द कंजम्पशन शेड्यूल। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनॉमस की बात चल रही है, जहाँ पर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो होना ही होना है और जिसके होने पर हमारी इनकम के बढ़ने या हमारी इनकम के घटने से हमारे इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा? कांस्टेंट। जैसे 40, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोरोना के टाइम पर हमारी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री तो बंद थी, ताला लग गया था, फिर भी बिजली का बिल आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था ना। क्यों आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्योंकि उस समय पर हमारे यहाँ जो फिक्स चार्ज होता है हमको वो देना था। दैट इज कॉल्ड कि हमारी इनकम 0 होने पर भी हमें वो बेसिक इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे थे। दैट इज कॉल्ड कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है बेटा? कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो हमने सबको क्या ले लेना है? 40 40 40 40 40, राइट। अब चलो एग्रीगेट डिमांड पर चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C+I। तो फटाफट से जल्दी ऐड करेंगे, मुझसे भी जल्दी। 40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240, 280 + 40 320, 360 + 40 400। तो ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, राइट बेटा। अब हम इसको एक स्केड्यूल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आ गया हमारा y एक्सिस, ये आ गया हमारा x एक्सिस। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है। तो 40 पे मार्क किया, एक इन्वेस्टमेंट की लाइन करी जो x एक्सिस के पैरेलल है, दिख गई। अब क्या करेंगे? यही 40 वाले पॉइंट जहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, इसी पॉइंट से एक इंक्रीजिंग कर्व बनाएंगे। देखो अपवर्ड लाइन बनाएंगे जो क्या कहलाया? कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन इनकम के बराबर नहीं बढ़ रहा ना, इनकम से लिटिल बिट स्लोअर है। तो हमने क्या बनाया? ये कंजम्पशन कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड का तो शुरू हो रहा है 80 से। तो जितना गैप हमने 40 पर रखा था उतना ही गैप ऊपर बढ़ाकर 80 पर बनाएंगे। देखिए यहाँ से, और यहाँ से हमने शुरू किया एग्रीगेट डिमांड। तो ये बन गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो जो कि क्या है? C+I। अब ये जो आप गैप देख रहे हैं ना OS, ये जो OS का गैप है इसको हम बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है।
क्लियर है? तो फटाफट से क्विक रिकैप्चुलेशन लेते हैं हमारे स्केड्यूल और ग्राफ का। AD इक्वल टू C प्लस आई फॉर्मूला होता है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। कंजम्पशन पॉजिटिव है चाहे हमारी इनकम जीरो हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे फूड और वाटर पर जो हम खर्चा करते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है? कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड as when income increases, consumption also increases. However, proportionate increase in consumption is less than that of income. मतलब consumption बढ़ तो रहा है लेकिन income के स्पीड के बराबर नहीं बढ़ रहा, ठीक है? Now, slope of investment curve की अगर बात करें तो investment curve पैरेलल होगा हमेशा x एक्सिस के, राइट? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है हर इनकम लेवल पर। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब शुरू करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। जैसे अभी एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, अब पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन टाइम पीरियड। क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई का मीन्स है एक इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड में सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना सप्लाई कर पाएंगे। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड मनी सप्लाई। इट इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू और it is also called expected value, means it is also an expected value। क्योंकि ये expected value क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल सप्लाई अलग हो सकती है ना, जैसे एग्रीगेट डिमांड में होता था ऐसे ही ये भी प्लान्ड है, ठीक है? तो हम बोलते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? तो इट इज जस्ट अ planned as like as aggregate demand. So here the formula for aggregate supply is, अब खतरनाक सी बात, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोला जाता है, नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई, AS इक्वल्स टू वाई, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन हमको फॉर्मूला बेस जाना होगा तो हम बोलेंगे AS इक्वल्स टू C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। हम क्या करेंगे, हम जो कमाएंगे उसको या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो AS का फॉर्मूला है वो बनता है C प्लस S से। किससे बनता है? C प्लस S, राइट? ओके, सो यहाँ पर भी फिर से हम लोग बात करते हैं एक बार किसकी, हमारे स्केड्यूल की और फिर ग्राफ की। स्केड्यूल क्या है? सबसे पहले वही एक बॉक्स बना लिया हमने, यहाँ देखिए इनकम आ गया, फिर कंजम्पशन आ गया, फिर सेविंग आ गया। ऑब्वियसली कंजम्पशन और सेविंग को एग्रीगेट सप्लाई होगा, इसलिए हमने लिख दिया कंजम्पशन फिर सेविंग और फिर एग्रीगेट सप्लाई। सेम इनकम में आपको फिर से वही 100 गैप लेना है, तो सबसे पहले आपने वही लिया 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। कंजम्पशन पे आते हैं, सेम कंजम्पशन भी रखेंगे एग्रीगेट डिमांड जैसा, तो 40 प्लस 120, फिर 200, फिर 280, फिर 360, ठीक है? तो ये हो गया कंजम्पशन जो सेम है एग्रीगेट डिमांड जैसा। तो उसको पहले एग्रीगेट डिमांड को देख लेना, फिर इसको देखना इस वाले पार्ट को, है ना? अब देखिए, अब हम सेविंग निकालेंगे। कैसे? अगर मैं 0 कमा रहा हूँ और 40 खर्च कर रहा हूँ तो कुछ सेविंग होगी? नहीं, बल्कि डिस सेविंग हो जाएगी। इसलिए सेविंग क्या हो जाएगा? माइनस का 40, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अभी मैं 100 कमा रहा हूँ, 120 खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब फिर से सेविंग में से कर रहा हूँ ना, इसलिए सेविंग फिर से डिस सेविंग में बदल जाएगा जो कि हो जाएगा माइनस का 20। मैं 200 कमाए, 200 खर्च कर दिए, इसका मतलब सेविंग 0 हो गई, ना कोई डिस सेविंग हुआ ना कोई सेविंग हुई। अगर मैं 300 कमा रहा हूँ तो 280 खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब 20 रुपीज़ की सेविंग हो गई। 400 कमाने पर 360 खर्च कर रहा हूँ, अगेन 40 रुपीज़ की सेविंग हो गई, ठीक है? चलो अब फटाफट से इसका फॉर्मूला देखते हैं। AS का फॉर्मूला है C प्लस S, मतलब कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करेंगे। सबसे पहले 40 प्लस का, फिर माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस मीन्स 0, 120 माइनस 20, अगेन 100, है ना? 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400। अब देखो, देखा कोई चीज़, गौर करा क्या? एग्रीगेट सप्लाई
और इनकम एक जैसी आ गई। देखिए इसका मतलब इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया ना कि हम क्या बोल सकते हैं, एएस को NI बोल सकते हैं, मतलब वाई बोल सकते हैं, मतलब इनकम बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया वाई एक्सिस, जिसका जो आपको क्वाड्रेंट, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले लेना है। ठीक है, नेगेटिव में भी ले जाना है उसको। फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस, बीच से, सेंटर से। उसके बाद हम सबसे पहले सेविंग्स बनाएंगे। हाँ, सेविंग देखो माइनस के 40 से शुरू हो रही है, तो फिर नीचे जाना पड़ेगा ना ओरिजिन के नीचे। तो ओरिजिन के नीचे देखो 40 से स्टार्ट, ये माइनस के 40 से शुरू किया और इसको ऊपर तक ले गए। ये क्या है हमारा एस, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हो गया हमारा डिस सेविंग्स। अब कंजम्पशन का ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल सेम जो एग्रीगेट डिमांड पर बनाया था। 40 का गैप करो, इसको बोलो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और फिर एक अपवर्ड स्लोप बना दो, ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। इसके बाद ये जो आप डिग्री देख रहे हो 45 डिग्री, जो कि इनकम और सप्लाई बराबर है ना, इसलिए बाइसेक्टर बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बन गया। ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई आपको 45 डिग्री बनाना है। ठीक है, एग्जाम में, और मेंशन भी कर दो इट इज 45 डिग्री। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। फटाफट से कोई रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू। एस का फॉर्मूला C+S, पॉजिटिव कंजम्पशन है, इनकम जीरो होने पर भी उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन का स्लोप अपवर्ड है, क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने पर हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। सेविंग कर्व कैसा है? वो भी अपवर्ड है, लेकिन जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गए और सेविंग जीरो हो गई, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। कब कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाए, सेविंग जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? B, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। आगे फिर ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? सेविंग इज नेगेटिव विच मीन्स इकोनॉमी इज डिस सेविंग। जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग क्या होने लगती है? नेगेटिव होने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है टू ऑल? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की अगर बात करें तो वो डिस सेविंग है, और ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो सेविंग जीरो है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात करें तो सेविंग पॉजिटिव में है। ठीक है, ES कर्व स्लोप्स अपवर्ड एट 45 डिग्री एज एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। चलिए अब एक टॉपिक थे, डिस सेविंग्स क्या होता है? हाँ, डिस सेविंग्स इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर सेविंग इज नेगेटिव। It means that the economy is not saving but also taking out the past saving as consumption is more than income. जब consumption income से ज़्यादा हो जाता है और saving नेगेटिव हो जाती है, उसी को डिस सेविंग्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को देख लेते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मीन्स व्हेन इनकम इज जीरो and still we are consuming something is known as autonomous consumption, right? अब टॉपिक आता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? कि एक बंदा, मतलब एक बंदा तो नहीं, एक इकोनॉमी है ना, क्योंकि मैक्रो पर एक इकोनॉमी अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. C equals to FY means फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसका, कंजम्पशन और इनकम का. अपनी नेशनल इनकम का कितना परसेंट, कितना पार्ट कंजम्पशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन. इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, एक नेक्स्ट वीडियो. उससे पहले सब्सक्राइब कर दो सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए, राइट? और जल्दी से शेयर भी कर दो सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर अप कर पाऊँगा और एज सुन एज पॉसिबल कर पाऊँगा, राइट? सो बी वेरी श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई है पूरी की पूरी, बहुत गेनिंग मार्क्स गेनिंग वाली वीडियो हो गई है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लो. और संग के संग अब आपने समझ लिया है तो अब दोबारा देखो एक बार, और सारे के सारे जो नोट्स है उनको कॉपी करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए. अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो उसके लिए आपको फटाफट से इसको सब्सक्राइब करना होगा.